बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी तक अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस के मतलब। इसके अलावा हमने अपने लास्ट चैप्टर्स और लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस एंड हाउ वी राइट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड हाउ वी राइट द जॉब स्पेसिफिकेशन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अंदर किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखना है, उनके मतलब पढ़ना है हमने अपने इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये एक दफ़ा ही सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती, ये एक प्रोसीजर का नाम है। अब रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन है ये बेसिकली 6 स्टेप्स पर जो है वो मुनहसर है। अब ये जो 6 स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब उसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है रिक्रूटिंग बिल्ड अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। थर्ड जो हमारे पास स्टेप है वो है एप्लीकेशंस फॉर्म्स, और 5th स्टेप है स्क्रीनिंग, और 6th स्टेप और जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास फाइनल जो है चॉइस या फाइनल सिलेक्शन टू बिकम एम्प्लॉय। अब देखिए हमारा जैसे मैनेजमेंट हमने पढ़ी है, मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है या सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो प्लानिंग है। अब यहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब हमने एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहला जो काम है वो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग है। अब प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग को पढ़ाने से पहले तो मैं आप लोगों को लिटिल बिट अबाउट बताता हूँ व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग्स रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब, कि जो सूटेबल कैंडिडेट को तलाश करना जो आपकी जॉब के लिए ज़रूरी है उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जॉब के लिए जिन बंदों की ज़रूरत है उनको सिलेक्ट करना, मतलब उनको जो है तलाश करना, और तलाश करने के बाद उनको मतलब मोटिवेट करना, उनको इस मतलब इनकर्ज करना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो इस प्रोसीजर का नाम रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन नहीं। रिक्रूटमेंट है एक प्रोसेस का नाम, मतलब कि हमने ये देखना कि हमारी इस जॉब के लिए कौन से कैंडिडेट, किस तरह के कैंडिडेट जो हैं वो सूटेबल हैं, और उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट करना और इनकर्ज करना कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं रिक्रूटमेंट का। अब रिक्रूटमेंट करने से पहले या जॉब एम्प्लॉइज़ को जॉब देने से पहले जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम काम होता है वो हमने ये देखना कि भाई हमें कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है और उन एम्प्लॉइज़ के मतलब अंदाज़ा लगाना। तो ये हमारे पास कहलाता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो है जी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट पोजीशन ऑफ द फर्म विल हैव टू फिल एंड हाउ टू फिल देम। मतलब ये है हमारा प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में हमने ये देखना है कि कौन सी पोजीशंस या कौन सी जॉब जिन पर बंदों की ज़रूरत है वो कौन सी हैं, और उन पर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कैसे हायर किया जाएगा, कैसे इनको फिल किया जाएगा। तो ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट और पर्सनल जो है प्लानिंग जो है वो कहलाता है। अब एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हमारी जो HR प्लानिंग प्रोसेस है इसका सबसे अहम जो है वो पार्ट है। देखें, अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं, किसी नए बिज़नेस में इंटर होना है, हमने अपनी जो
पोजीशंस हैं उनको फिल करना है कि इस तरीके से कि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये सब कुछ किस कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ मुमकिन है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के ज़रिए। अब इसके अलावा हमने ये भी देखना होता है कि जिन बंदों को हमने या एम्प्लॉयज़ को हमने अपनी जॉब के लिए सिलेक्ट करना है उनको हमने फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है और आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। अब जितने भी अच्छे प्लान बनाते हैं तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाना पड़ता है कि भाई फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए कि फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब एम्प्लॉयमेंट की या पर्सनल की जो फोरकास्टिंग है उसको कैसे करना है, तो हम लोग आज उसके मतलब पढ़ते हैं पर्सनल फोरकास्टिंग। पर्सनल फोरकास्टिंग, तो पर्सनल फोरकास्टिंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है द मोस्ट कॉमन जो है, हम लोग आज टेक्निक सिंपल टेक्निक्स पढ़ेंगे। उन टेक्निक्स के अंदर सबसे पहली जो टेक्निक है वो हमारे पास है ट्रेंड एनालिसिस। हमने अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ के फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास उनकी ज़रूरत है, तो उनका हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं किस बेस पर? ट्रेंड एनालिसिस की बेस पर। और व्हाट इज़ ट्रेंड एनालिसिस? अब स्टडी ऑफ फर्म्स पास्ट एम्प्लॉयमेंट नीड्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर नीड, के मतलब हमने ये देखना है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर्स गुजरे हैं उन ईयर्स में हमारे जो एम्प्लॉयज़ थी उनकी कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती रही है, उनकी तादाद बढ़ रही है, तो हम लोग इस साल भी जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ की तादाद को जो है वो बढ़ा लेंगे। तो ये होता है हमारे पास क्या जी? ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस जो है ये हम लोग ट्रेंड मोस्टली जो चल रहा है वो ये होता है कि लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड जो है वो हम लोग ले लेते हैं और उस 5 ईयर्स के ट्रेंड को देखते हुए हम लोग जो अपनी करंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कह देते हैं बेटा ट्रेंड एनालिसिस जो है वो कह लेते हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस करते इसलिए हैं कि प्रीवियस जो नीड्स हैं उनको देखते हुए अपनी फ्यूचर की नीड्स को पूरा करना क्या कहलाते हैं? हमारे पास जो है ट्रेंड एनालिसिस जो है वो कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो अगली, हम अपने कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए डिमांड या फोरकास्टिंग उसको कहते हैं। तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब रेशियो एनालिसिस जो है ये है क्या? अ फोरकास्टिंग टेक्निक फॉर डिटरमिनिंग द फ्यूचर स्टाफ नीड्स। क्या है जी? कि हम लोगों ने फ्यूचर की जो एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं उनका अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग रेशो का अगर इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेशो टेक्निक। अब हम लोग ये कहते हैं जी, हम लोग का जो रेशो है वो रेशो ये है जी कि अगर हमारे पास 1 लाख हमारी सेल होगी तो हम लोग रखेंगे जी 6 एम्प्लॉयज़। तो अगर हमारे पास सेल हमारी होगी जी 2 लाख तो हम लोग एम्प्लॉयज़ की तादाद रखेंगे 12। अब हम लोगों ने क्या रखा है जी, यहाँ पे बेस बना लिया है सेल को एम्प्लॉयज़ के साथ कि जी अगर देखें यहाँ पर क्या है जी, लाख हैं तो हमने जी 6 एम्प्लॉयज़ को रखा है, और अगर 2 लाख है तो हमने 12 को रखा है। तो मतलब क्या है कि 1 लाख के बदले हमने रेशियो बना ली कि जी 6 एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसी रेशियो को आगे चलाएंगे और इसी रेशियो की बेस पर अब अगर हम लोग 5 लाख हमारी सेल हो जाती है तो हम लोग मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 6 एम्प्लॉयज़, और अगर हमारी सेल जो है वो 5 लाख हो जाती है तो हम क्या करेंगे 30 एम्प्लॉयज़ को, मतलब 6 × 5
तो हम लोग जो है 30 एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, 30 एम्प्लॉयज़ की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये है रेशो। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ की रेशो बनाई है सेल की, कि अगर सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ की जो तादाद है उसको बढ़ाएंगे। अब अगर सेल का वॉल्यूम कम होगा तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के तादाद को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये हमारे पास होता है जी रेशो एनालिसिस, कि हमने देखे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स को यूज़ किया है। आप प्रोडक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो प्रोडक्शन और जो मैन्युफैक्चरिंग की जो है नीड्स हैं, आप उसको भी मद्देनज़र रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं ये कहता हूँ जी कि अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनके लिए एक टीचर रखेंगे। अब अगर 60 हो जाएंगे तो हम कितने रखेंगे जी 2, मतलब 30 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 टीचर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 60 हो जाएंगे तो हम 2 टीचर्स रखेंगे, अगर हमारे पास 90 हो जाएंगे तो हम 3 रखेंगे, ऐसे ही अगर 120 हो जाएंगे तो हम लोग कितने टीचर्स रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पे रेशो क्या आ गई, स्टूडेंट्स की रेशो मैंने बना ली किसके साथ, टीचर्स के साथ। अब यू कैन आल्सो लाइक मेक अ रेशो विद प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस्ड विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि अगर आप लोग क्या करते हैं कि जी अगर आप कहते हैं जी 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो हम लोग 5 एम्प्लॉयज़ को रखेंगे। अब अगर 2 लाख यूनिट्स बनाएंगे तो हम कितने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, हम लोग 10 एम्प्लॉयज़ को जो है वो रखेंगे। तो अब ये है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड हैं उसकी रेशो बना ली नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के साथ। अब इस तरह से ही आप लोग किसी भी रेशो को, किसी भी जो सूटेबल अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन, आप लोग रेशो जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशो जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटर प्लॉट, अ ज्योग्राफिकल मेथड यूज्ड टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, के 2 वेरिएबल्स जो हैं उनकी बेस पर हम लोग क्या करते हैं जी, लाइक अपने जो तादाद है, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो 2 वेरिएबल्स की बेस पर बनाया जाता है उसे स्कैटर प्लॉट कह देते हैं बेसिकली। तो अब इसी स्कैटर प्लॉट की मदद से अब अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर की ज़रूरत का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं स्कैटर प्लॉट एनालिसिस। अब स्कैटर प्लॉट एनालिसिस कैसे यूज़ होता है तो इसके मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी। अब देखें जी, अब अगर एक हॉस्पिटल है, हम लोग उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि जी अगर एक हॉस्पिटल इतने बेडेड हॉस्पिटल है तो इसमें इतनी नर्सिस की ज़रूरत है। अब अगर जी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर एक एम्प्लॉयज़ है उसमें नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो 200 हैं और आपको नर्सिस जो हैं वो चाहिए, उसके लिए जी अज्यूम कर लेते हैं 240। अब ऐसे ही अगर आप लोग इसमें तादाद जो है वो बेड्स की बढ़ा रहे हो, 300 कर लिया तो नंबर ऑफ़ जो नर्सिस हैं वो 260 हो गई। अब वैसे ही अगर आप नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो बढ़ाते जाएं 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900, तो आप लोग क्या करते हो कि इस स्कैटर प्लॉट की मदद से लाइक अगर आपके पास नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़कर 400 हो जाए तो आप लोगों को नर्सिस की तादाद की ज़रूरत है 470, और अगर 500 हो जाए तो जी 620, अगर 600 हो जाए जी तो 660, और अगर आपके पास 800 हो जाए तो जी 700 हो जाए तो जी आपके पास जो है जी हो जाएंगी जी 820, और अगर 800 हो जाए तो जी 940, और अब अगर 900 हो जाए तो 1000 प्लस। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक वेरिएबल लिया है आपने बेड्स को, दूसरा लिया है नर्सिस को। आप लोग यहाँ पर ले सकते हो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ़ टीचर्स। तो अब यहाँ पर देखें 2 वेरिएबल्स हो गए, एक वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट और एक वेरिएबल हो गया इंडिपेंडेंट। ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर नर्सिस डिपेंड करिए नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल, कि अगर
हमारे पास हमने अंदाज़ा लगाएं, देखें कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ नर्सिस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं यहाँ पर आप लोगों के पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, प्लॉट मतलब एक ग्राफ जो है वो बना लेंगे। वो ग्राफ बनाकर हम लोग जो है अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। मतलब ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आप लोगों को कि दो वेरिएबल जो हैं आप लोग उन वेरिएबल्स को जो है वो ले लें। नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो हम लोग एक्स एक्सिस पर रख लेते हैं और नंबर ऑफ़ नर्सिस जो हैं वो आप लोग वाई एक्सिस पर जो है वो रख लेते हैं। अब अगर 200 हैं तो आप लोगों के पास जी नंबर ऑफ़ नर्सिस हैं जी आपके पास 240 चाहिए। अब ऐसे ही आप लोग जो है मतलब इस तरफ हम लोग ले लेते हैं जी 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200। और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ़ नर्सिस को 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। अब देखें कि अगर आप लोगों के पास जो है नंबर ऑफ़ बेड्स हैं 200 तो आपके पास नंबर ऑफ़ नर्सिस आपको ज़रूरत है जी 240 की। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ़ जो बेड्स हैं वो 300 हैं तो आपको ज़रूरत है जी 260 की। और अब ऐसे ही अगर आप देखा जाए कि जी अगर नंबर ऑफ़ नर्सिस बेड्स जो हैं 400 हो गए तो आपको नर्सिस की ज़रूरत है 470 की। अब अगर 500 हो गए तो आपको ज़रूरत है जी 620 की। और अगर आपके पास 600 हो जाती हैं जी तो आपको ज़रूरत है जी 660 की। और अब अगर आपको 700 है तो आपको ज़रूरत है जी 820 की। और अब अगर आपके पास इस तरीके से आप लोगों का ये जो डायग्राम है बनेगा तो वो इस तरह का मतलब अपवर्ड ट्रेंड शो करवाएगा। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके पास 1200 बेड्स हैं तो आपको कितने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट जो है वो 1300 जो है वो नर्सिस की जो है वो ज़रूरत है। तो मतलब आप एक प्लॉट बना के डायग्राम बनाकर जो है वो आप लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि नंबर ऑफ़ जो है वो नर्सिस जो है वो जो देखे ना ये अपवर्ड ट्रेंड शो करे। अब अगर ये आप लाइन बनाते हो तो आप लोगों की यहाँ पर जाकर मिलती है तो ये शो क्या करवाती है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नर्सिस की ज़रूरत है 1300। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स की रेशियो डिफरेंट हो सकती है कि यहाँ पर देखें कि अगर 200 हैं बेड्स तो 240 की ज़रूरत थी तो ये अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। तो इसी लाइन पर जो आपके पास 1200 बेड्स पर आएगा वो आप लोगों को ज़रूरत होगी नर्सिस की। तो ये तो था आप लोगों के पास कि स्कैटर प्लॉट एनालिसिस कि आप लोग जो है स्कैटर प्लॉट एनालिसिस की मदद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ मच एम्प्लॉय या हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी ज़रूरत है आपको एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों के पास आप लोग कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो पर्सनल की रिक्वायरमेंट को देखने के लिए। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं एम्प्लॉयर्स, अब ये जो एनालिसिस करना है वो एम्प्लॉयज़ ने नहीं करना, ये एनालिसिस या तो एम्प्लॉयर खुद करता है या किसी के थ्रू जो है वो करवाता है। अब क्या है जी कंप्यूटराइज्ड फोरकास्ट एनालिसिस, ये क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर स्टाफ नीड्स by projecting sales, volume of production and personnel required to maintain this volume output by using the software package। अब क्या है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या आप लोग जो है अपने किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से या जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे जो है वो सॉफ्टवेयर बना लेते हो, जिसमें आप क्या लिखते हो जी एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी कितनी आप लोग सेल चाहते हो,
आपकी कम से कम कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक दिन में बना आपको चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो कितने चाहिए, आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो कितने चाहिए। तो इसकी बेस पर आप लोग अंदाज़ा लगाने के लिए उसको, जब इस तमाम डाटा को आप लोग क्या करते हो अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो इंटर करते हो, तो अल्टीमेटली आपको पता लग जाता है कि जी आपकी कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग जो हैं वो होने चाहिए एट अ टाइम। तो इस तरीक़ेकार के ज़रिए या इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कितनी हैं। अब हम लोग फोरकास्टिंग देखें, फोरकास्टिंग की आपने, यहाँ पर जो फोरकास्टिंग देख रहा हूँ वो यहाँ पे सिर्फ मैंने देखा कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कितने चाहिए। और अब इस फोरकास्टिंग को आपने पूरा कैसे करना है, मतलब पूरा कहाँ से कर सकते हैं, वो दो तरीके होते हैं। या आप लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो या आप एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हो। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है कि जी स्टाफ, ये क्वेश्चन है ना कि अब आप लोग इक्वेशन बनाते हो कि जी आपने अपना स्टाफ, हाफ स्टाफ आपने बाहर से हायर करना है, हाफ स्टाफ आपने जो है बाय प्रमोशन या बाय जो है वो आप लोगों ने रिक्रूटमेंट जो है वो फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अब हम लोग फ्रॉम द, अगर ऑर्गेनाइजेशन या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करने के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। और उनके लिए किन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, किस तरह की होनी चाहिए, तो ये सब कुछ इंटरनल रिक्रूटमेंट में आ जाता है। तो हम लोग इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं क्वालिफ़िकेशन इन्वेंटरीज। अब मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ लिस्टिंग एम्प्लॉइज, एजुकेशन, कैरियर डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, लैंग्वेज, स्किल्स एंड सो ऑन टू बी यूज्ड इन फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन। के मतलब देखें, जैसे ACRs होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं इन प्राइवेट सेक्टर्स। अब उनका रिकॉर्ड रखना कंप्यूटराइज्ड या मैनुअल, मतलब कि भाई इन जो एम्प्लॉयज़ जिनकी हमने प्रमोशन करनी है फॉर इनसाइड फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास कैसा नॉलेज होना चाहिए, उनके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन तमाम का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये तमाम मतलब इन्वेंट्री से मुराद स्टॉक जहाँ पे आपने रिकॉर्ड रखा है, तो हम लोग क्वालिफ़िकेशन इन्वेंट्रीज मतलब वो रिकॉर्ड को हम लोग जो चाहे मैनुअल है चाहे वो कंप्यूटराइज्ड है उसको हम लोग जज करते हैं। तो वो कहाँ से करते हैं हम लोग, क्वालिफ़िकेशन इन्वेंट्रीज के ज़रिए हम लोग उसको जज करते हैं। अब है मैनुअल सिस्टम एंड रिप्लेसमेंट चार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर इनसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो मैनेजर जो है मैनुअल डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मेथड जो है वो यूज़ करता है। देखिए कई दफ़ा ये भी होता है कि पर्सनल की इन्वेंट्री या डेवलपमेंट एक फॉर्म बनाया होता है कि जितने भी पर्सनल जो आपने हायर किया है उसका एक फॉर्म बना लिया, उस फॉर्म में उसका कैरियर, उसका उसकी जो इंटरेस्ट हैं, उसकी लैंग्वेज, उसकी एजुकेशन, ये सब कुछ जो है वो उसके अंदर लिखा होता है। तो वहाँ से भी क्वालिफ़िकेशन इन्वेंट्रीज जो अगर आप देखा जाता है कि जी यहाँ से अगर रिक्रूट करना है तो उन चार्ट्स को या उन फॉर्म्स को देख लिया जाता है। तो उसके लिए दो तरह के चार्ट, एक चार्ट और एक कार्ड जो है वो यूज़ हो जाता है। पर्सनल रिप्लेसमेंट एक चार्ट होता है, दूसरा होता है पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड। कंपनी जो है एक चार्ट बनाया है, कंपनी का ऐसा रिकॉर्ड जो ये शो करवाता है कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो अगर हम उसको प्रमोट करें तो किन कैंडिडेट्स के बदले हम उसको
प्रमोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो उन चार्ट्स को या उस रिकॉर्ड को हम लोग कहते हैं पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट्स। नेक्स्ट है पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड्स। एक ऐसा कार्ड जो प्रिपेयर किया जाता है हर पोजीशन के लिए कि जी अगर ये यहाँ पर काम कर रहा है तो इसको हम लोग इस जगह पर भी काम उससे ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड। ये देखिए ये दोनों चार्ट है या कार्ड है या फॉर्म है, ये मैनुअली बनाए गए हैं। एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी है फ्रॉम द इनसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें आजकल जो हमारे जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुकी हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो क्या है कि हर एम्प्लॉय का डाटा, उससे रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन, उसकी जो है स्किल्स, हम लोग उन तमाम डाटा को, यही डाटा जो कार्ड्स हैं या चार्ट्स हैं या फॉर्म्स हैं, हमने इनको उनकी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। उन प्रोफाइल्स का हम लोग यूज़ करके भी अपनी जो इन्वेंट्री, मतलब जो कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री हमने क्रिएट की है फॉर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज़। कि हमने ये देखना कि भाई इस जॉब के लिए ये पर्सन जो है वो हमारे लिए क्या होंगे जी, सूटेबल होंगे। अब यहाँ पर ये एक और भी बात बताना ज़रूरी है कि जी जितना भी ये जो डाटा होता है फ्रॉम इनसाइड एम्प्लॉयज़ का डाटा, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है और किसी भी तरह से ये डाटा लीक नहीं होना चाहिए। इसका क्या नुकसान होगा डाटा लीक होने का, कि आपके एम्प्लॉयज़ को दूसरे लोग हायर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा उनका जो पर्सनल डाटा है वो भी यूज़ हो सकता है फॉर अदर इंफॉर्मेशन, लाइक फॉर इन साइबर क्राइम्स और अदर क्राइम्स। इसलिए जो है वो देखने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो है वो एक्ट बनाए गए हैं ताकि ये जो कॉन्फिडेंशियल और जो प्राइवेट डाटा है एम्प्लॉयज़ का वो लीक आउट ना हो। अब देखें इसके अलावा अगर हमने आउटसाइड द कैंडिडेट जो हैं वो हमने हायर करने, देखें ये तो था तरीक़ाकार कि हमने अंदाज़ा लगाना कि हमारे पास फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कैसे एम्प्लॉयज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखें ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ चाहिए वो सारे के सारे आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाएं, उनकी ज़रूरत ही पूरा हो जाए। नहीं, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि जो आपको बाहर से एम्प्लॉयज़ चाहिए वो कितने चाहिए और कैसे आपने उनकी ज़रूरत को जो है वो पूरा करना है। तो देखिए बात ये है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए आपको जॉब एनालिसिस चाहिए। तो जॉब एनालिसिस आपने पहले किया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है कि जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब रिक्रूटमेंट करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है कि वो खुद ऐड दें, खुद उसकी हायरिंग करें। इसके अलावा डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज भी हैं जो आपके जॉब के मुताबिक, आपके जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप लोगों को बता देती हैं कि ये कैंडिडेट्स जो हैं इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। जैसा कि डिफरेंट बैंक्स ने अपनी वेबसाइट पर जो एम्प्लॉय से डाटा इकट्ठा करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फ्रॉम लाइक जॉब्स आती हैं तो उसके लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, तो फ्यूचर में उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए वो डिफरेंट पर्सनस को ऑफ़र करते हैं कि हमारी इस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करें। ऐसे ही पाकिस्तान में एक वेबसाइट है rosie.pk। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जो डाटा इकट्ठा करती हैं जिन लोगों को जॉब चाहिए, और फिर आगे वो अपनी डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को वो डाटा प्रोवाइड करती हैं कि ये जो लोग हैं ये एम्प्लॉई अब जॉब करना चाहते हैं और आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन पर पूरा उतरते हैं, तो आप लोग इनको हायर कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो याद रखिएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे अहम काम होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में, वो क्या होता है जी,
प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट नीड, कि जी आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और आपने उनको इंटरनली पूरा करना है। देखें, सबसे पहले अंदाज़ा लगा लिया कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसके लिए आपने 3 to 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस कर सकती हो। कोई देखें सब नहीं करने, उनमें से एक ही करना है जो आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कर रहे हो। वो एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आपका स्टाफ कम ना हो ज़रूरत के मुताबिक और ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमने ये देखना कि उन पोजीशन को फिल कैसे किया जाएगा फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट के जो नेक्स्ट स्टेप हैं इनके मतलब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे पिछले लेक्चर्स चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के या इसी सब्जेक्ट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट लक जी।